हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे हमारे जो इस वीडियो में हाइगन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन आप जानते हैं, जब प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में गुजरता है या प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलन की घटना, दिशा बदलना, ये अपवर्तन। इसके पहले के वीडियो में हमने हाइगन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की परावर्तन की व्याख्या की कि परावर्तन की व्याख्या हाइगन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर कैसे कर सकते हैं। इसको भी आप जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण गुजरता है तो दो स्थिति होती है। पहला, जैसे विरल से सघन में जा रहा है क्या प्रकाश किरण। दूसरा इसके विपरीत हो सकता है, सघन से विरल में जा रहा है क्या, है ना। तो उसके आधार पर हम दो केस लेकर चलेंगे। पहला केस लेकर चल रहे हैं, विरल से सघन में जा रहा है। तो विरल से सघन में जा रहा है तो यहाँ पर हम एक अपवर्तक पृष्ठ XY लेते हैं। इधर पहला माध्यम, इधर दूसरा माध्यम, फर्स्ट और सेकंड मीडियम। मान लो ये विरल है, ये सघन माध्यम है। तो इसमें AB एक समतल तरंगाग्र, AB एक समतल तरंगाग्र वेग v1 से आपतित होता है इस तरफ से। तो यहाँ पर ये PA या MB ये सब किरणें होंगी, असंख्य किरणें यहाँ पर इस तरंगाग्र AB के लंबवत आती हैं या लंबवत गुजरती हैं, है ना। तरंगाग्र के जैसे ये समतल तरंगाग्र है, किरणें यहाँ पर इस प्रकार गुजरती हैं उसके लंबवत, ठीक है। तो हम मान लो यहाँ पर दो किरण लेकर चल रहे हैं, और भी किरण होगा इसके इस तरंगाग्र में। तरंगाग्र AB में अनेक बिंदु होंगे यहाँ पर। तो क्या होता है, जब ये इस प्रकार आता है v1 वेग से, तिरछा आता है इस सतह पर, तो इस सतह पर तिरछा आने के कारण सबसे पहले कौन सा बिंदु टकराएगा? A, है ना। सबसे पहले कौन सा बिंदु टकराएगा? A। और उसके बाद A के ऊपर यहाँ पर कोई बिंदु होगा, वो टकराएगा, ये टकराएगा, ये टकराएगा। तो सबसे लास्ट में कौन टकराएगा? B। अंतिम में B टकराता है, और कहाँ पर टकराता है? ये B1 पर टकराता है। तो इसके टकराने के पश्चात मान लो यहां से यहां तक जाने में इसको कितना लगता है? T समय, है ना। B से B1 तक जाने में T समय लगता है। तो B1 की दूरी कितनी हो जाएगी? v1t। दूरी बराबर वेग इंटू समय या चाल गुणित समय, उसके आधार पर। परंतु क्या होता है, जैसे ही A पहुंचता है इस अपवर्तक पृष्ठ पर, है ना, जब A पहुंचता है तो यहां से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलना शुरू हो जाती है। द्वितीयक तरंग यहां इधर निकलना शुरू हो जाता है। पर इसमें कौन से वेग से जाएगा? वो v2 वेग से जाएगा, क्योंकि ये दूसरा माध्यम है। तो T समय में, मतलब A से द्वितीयक तरंगिका T समय में कितना दूरी तय कर लेगा? v2t, क्योंकि इस तरफ v2 वेग से जा रहा है। तो मान लो यहां पहुंचता है, इसको हम Q नाम देते हैं, और A को केंद्र मानकर यहां पर एक चाप इस प्रकार ऐसा काटते हैं, और इस पॉइंट Q को किससे मिलाते हैं? B1 से मिलाते हैं, ठीक है। मतलब जितने समय में B से B1 तक पहुंचता है, मतलब B1 तक पहुंचता है, उतने ही समय में नया तरंगिका A से कहां तक पहुंचता है? Q तक पहुंचता है। ये दूरी और ये दूरी समान हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि वेग बदल गया है। समय जरूर उतना है पर वेग बदल चुका है। तो यहां पर इस कोण का मान क्या होगा? आपतन कोण I, ठीक है। इस कोण का मान क्या होगा? इधर का कोण क्या होगा? ये R। जैसे हम पहले की भांति लेते हैं उसके अनुसार। अब यहां पर अपवर्तन के नियम की व्याख्या। अपवर्तन के नियम की व्याख्या
ए क्यू क्या हुआ, ए क्यू अपवर्तित किरण तो यहां पर नीचे को ये n मान लो, ये सपोज n1, यहां पर आपतन कोण I बराबर कोण पी ए एन, ठीक है। जिसको मैं ऐसा लिख दूं 90 डिग्री माइनस कोण बी ए एन या एन ए बी, जो भी लिखो मतलब एक है। ये कोण आई है, तो इस कोण का मान कितना होगा, ये 90 है, उसमें इतना घटा दिया जाए तो ये आएगा, ठीक है। तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी ए बी वन, है ना, बी ए बी वन, मतलब इस वाले कोण का मान, ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। जैसे पहले केस में देखे थे वैसा ही सेम है। इसके पहले जो परावर्तन की व्याख्या किए थे वहां पर आया था, वैसे ही सेम। अब अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर बराबर कौन सा है, ये n1 a q, n1 a q, तो n1 a q बराबर ये होगा 90 डिग्री माइनस क्यू ए बी वन, क्यू ए बी वन। हमको इतना चाहिए तो इस पूरे में इतना घटा देते हैं। ये पूरा क्या है, 90 है, और ये क्या है, क्यू ए बी वन, ठीक है, क्लियर है। अपवर्तन कोण की बात कर रहे हैं, इतना चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे 90 में इतना घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्यू ए बी वन, तो इसके बराबर हो जाएगा ये क्यू बी वन ए, क्यू बी वन ए या ए बी वन क्यू, मतलब ये कोण का मान क्या हो जाएगा, आर। क्लियर हो गया। ये दोनों कोण यहां पर कैसे आया आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम त्रिभुज, दो त्रिभुज लेकर चलेंगे। पहला त्रिभुज बी ए बी बी वन, ठीक है, ए बी बी वन, इसमें हमको ये कोण पता है, तो ये लंब होगा और ये कर्ण होगा। इसमें रहते हैं जैसे साइन आई बराबर, तो ये बी बी वन अपान क्या हो जाएगा, ए बी वन, या साइन आई बराबर बी बी वन का मान कितना है, वी वन टी, नीचे ऐसा ही। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, है ना, समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। अब यहां पर दूसरा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है आपको, ए क्यू बी वन, नीचे वाला ए क्यू बी वन, त्रिभुज ए क्यू बी वन में यहां पर इस कोण का मान आर है, तो ये लंब होगा, सम्मुख भुजा लंब होता है कोण का, साइन आर लेंगे तो ये होगा ए क्यू बटे ए बी वन,
या इसको एक स्टेप मैं और सॉल्व कर लेता हूँ। साइन आर, ए क्यू का मान कितना है V2t, नीचे ए बी, ये समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। साइन आई बटे साइन आर, तो इधर क्या हो जाएगा V1t बटे AB1, V2t बटे AB1। क्या क्या कट जाएगा, टी कट जाएगा, AB1 कट जाएगा। साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 है ना। साइन आई अपन साइन आर बराबर, ठीक है। अब चूंकि μ1 बराबर C अपान V1 तथा μ2 बराबर C अपान V2, ये μ1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक है और μ2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है ना, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो वो होता है C प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम प्रकाश की चाल, ये पहले माध्यम के लिए था। ठीक है, ये भी अपवर्तनांक का फार्मूला होता है। तो इस आधार पर C निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो यहां से यदि μ2 अपान μ1 निकालेंगे, μ2 को μ1 से भाग दोगे तो ये आएगा V1 बटे V2, V1 बटे V2। तो V1 बटे V2 के बदले क्या रख सकते हैं, μ2 अपान μ1। साइन आई अपान साइन आर बराबर ये हो जाएगा μ2 अपान μ1। ये समीकरण नंबर 4, ये स्नेल का नियम है। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, स्नेल का नियम जो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है, स्नेल का नियम है ना। ठीक है, अब यहां पर कुछ निष्कर्ष यहां पर निकालते हैं। फर्स्ट, μ1 लेस देन μ2। μ1 मतलब ये विरल है ना, हमारे केस में इसका अपवर्तनांक है μ1, इसका अपवर्तनांक है μ2। तो μ1 μ2 से कम होगा, विरल माध्यम का अपवर्तनांक है वो कम होता है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक है वो ज्यादा होता है। तो μ1 विरल माध्यम के लिए है और μ2 सघन माध्यम के लिए है। तो इस कारण से μ1 लेस देन μ2 है ना, μ1 लेस देन μ2। तो ये छोटा है, ये बड़ा है, उस केस में ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। R छोटा है I, मतलब R छोटा है I, मतलब ये R छोटा होगा I बड़ा होगा, मतलब ये ऐसे आकर ऐसे जाएगा, मतलब जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब की ओर झुक कर जाएगा। तो पहला नियम यही है कि प्रकाश किरण जो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाता है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो ये बात भी सही है या सत्य है, हम पहले देख चुके हैं, जानते हैं। तो ये क्लियर होता है यहां से। दूसरा केस, जब ये आ गया है R छोटा है I से, तो इस समीकरण से देखें, R छोटा है I से, तो इस समीकरण से देखें तो R छोटा है I बड़ा है, तो V2 छोटा होगा, V1 बड़ा होगा, मतलब V2 छोटा है V1। तो जाहिर सी बात है V2 क्या है, सघन में वेग
और v1 क्या है, विरल में वेग। तो सघन माध्यम में वेग विरल माध्यम में वेग से क्या होता है, कम होता है। माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा प्रकाश का वेग उतना ही क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्लियर है? बहुत सरल शब्दों में आपको समझा रहे हैं, समझ में अच्छे से आ रहा होगा। कहीं पर डाउट है तो किताब को और अच्छे से पढ़िए, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए जाएंगे, या फिर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये तो हुआ पहला स्थिति है ना, ये हुआ पहला स्थिति है ना, ये क्लियर हो गया पहला स्थिति। और बाकी जो दूसरा जो नियम इसका होता है कि आपतित किरण है ना, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये तो होता ही है। अब इसमें सेकंड स्थिति क्या लेकर चलते हैं, सेकंड स्थिति क्या लेकर चलते हैं, ये फर्स्ट इसको सघन, ये दूसरा ये विरल है ना। दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति मतलब जब प्रकाश किरण सघन से किस में जा रहा है, विरल में जा रहा है ना। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है तो उस केस में क्या होगा, इसको देखते हैं। तो इस केस में ये बाकी सब तो वैसे ही रहेगा, आएगा ये ऐसे चला जाएगा, पहले इधर झुका था ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे। यहां पर Q होगा, ये B1 ही रहेगा, बाकी सब वैसा ही। ठीक है, ये कौन I1, ये R, या इतना दूर इसको नहीं लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं Q को ऐसे। ठीक है, ये यहां पर, ठीक है, Q यहां पर है। अब इस कोण का मान होगा R। तो जो समीकरण 4 से देखें, पहला केस समीकरण 4 से, इधर μ1 है इधर μ2 है। अब क्या है, μ1 ज्यादा है μ2 कम है, μ1 ज्यादा है μ2 कम है। सघन माध्यम से किस में जा रहा है, विरल माध्यम में जा रहे हैं। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो μ1 बड़ा है μ2 छोटा है, क्योंकि ये सघन है तो μ1 ज्यादा, ये विरल है तो μ2 कम। तो यहां से क्या हो जाएगा, μ1 नीचे है इसमें, तो उसके संगत क्या है R, R का मान I से ज्यादा। मतलब ये जो अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से दूर हट के चलेगा, है ना। अपवर्तित किरण है वो अभिलंब से दूर हट के चलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके साथ साथ R का मान I से ज्यादा हो गया, R का मान I से ज्यादा, तो R ज्यादा है तो V2 ज्यादा हो जाएगा, I कम है तो V1 कम। तो इससे दूसरा जो कंडीशन आएगा V2 ग्रेटर देन V1, मतलब ये विरल माध्यम के लिए है और ये सघन माध्यम के लिए। तो विरल माध्यम में चाल सघन माध्यम में चाल से अधिक होती है, ये भी क्लियर होता है। तो इस प्रकार दोनों ही स्थिति यहाँ पर बहुत क्लियर हो जाती है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए, चाहे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या यहाँ पर हाइगन्स के तरंग सिद्धांत के आधार पर बहुत स्पष्ट रूप से किया जा सकता है। तो इस वीडियो को और अच्छे से समझें, अच्छे से देखें, और कहीं पर डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।